हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द कॉर्पोरेट गाइस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी वीजा प्रोसेस। अगर आप किसी पर्टिकुलर आईटी कंपनी में काम करते हैं और यूके यूनाइटेड किंगडम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वर्क परमिट, तो आप कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ अगर आप इन्फोसिस का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन जो भी डिटेल देखेंगे, पूरी वीजा की प्रोसेस देखेंगे, वो पूरी डिटेल में रहेगी, ईच एंड एवरी स्टेप। तो फ्रेंड्स, मेरा भी ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी आईसीटी वीजा लगा हुआ है 2 साल के लिए। तो मैं एवरीथिंग आपको, ईच एंड एवरीथिंग पूरी क्लियरिटी के साथ डिटेल में बता सकता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर यूके में अभी ज्वाइन किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और मेरी जो प्रोसेस थी एंड टू एंड इन्फोसिस में, वो क्या थी, कैसे क्या स्टार्ट हुआ, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं प्रोसेस। फ्रेंड्स, अभी आ गए हैं अपन अपनी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर अपन देखने वाले हैं वीज़ा प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो मेरा वीज़ा प्रोसेस था फ्रेंड्स, वो यूके के लिए था। वीज़ा का जो टाइप था वो था फ्रेंड्स ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी आईसीटी लॉन्ग टर्म वीज़ा। ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ वो मेनली रहेगा इन्फोसिस फोक्स के लिए, तो ज़्यादातर उनके लिए फोकस रहेगा। लेकिन मैंने पता किया है जो और भी कंपनीज है, सिमिलर प्रोसेस होता है, लेकिन उनके कंपनी का पोर्टल अलग हो सकता है। लेकिन प्रोसेस वाइज अगर अपन देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है। अप्रूवल्स वगैरह, फिर भी आपको बीएफएस ऑफिस में जाना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करूंगा मैं डेट वाइज भी कि मेरी प्रोसेस कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई। तो टोटल आपको एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल कि हाँ, रफली कितना टाइम लग सकता है यहाँ पर। तो जो मेरी वीजा प्रोसेस फ्रेंड्स स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 6 फरवरी 2024 को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद एक असाइनमेंट और प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है, जो मतलब आपके वीजा आपका जो स्टार्ट होना है तो वो किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर रहे हो, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कोड के ऊपर आप ट्रैवल करेंगे। तो एक असाइनमेंट होता है, एक प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है, जो 1 से 2 दिन में अप्रूव हो गया था। और वो होता है ग्लोमो टीम, जो ग्लोबल मोबिलिटी टीम होती है, और कुछ मैनेजर्स होते हैं, वो लोग अप्रूव करते हैं, जो ऑटो अप्रूव हो गया था 1 से 2 दिन में। उसके बाद फ्रेंड्स एक गया था फर्स्ट लेवल अप्रूवर के लिए। जो फर्स्ट लेवल अप्रूवर रहेगा फ्रेंड्स, वो रहेंगे आपके कंपनी में आपके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं आपके मैनेजर्स के मैनेजर जो होते हैं, मतलब अगर आपका, आप समझ गए होंगे राइट, आर्किटेक्ट लेवल पे जो भी लोग होते हैं उनके पास ये अप्रूवर जाता है। तो समथिंग मैंने 1 हफ्ते तक इसमें वेट किया अप्रूवल के लिए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है और मिस हो गया होगा। तो मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा और उसके बाद मैंने उनको इन्फॉर्म किया और मैंने उनको रीच आउट किया। उसके बाद मेरा अप्रूव हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड, देन आई गॉट कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द असाइनमेंट, दैट रिव्यू दैट एंड इफ यू आर गुड देन एक्सेप्ट द असाइनमेंट। तो जो असाइनमेंट आपको अलोकेट हुआ था स्टार्टिंग में, सेकंड पॉइंट में अगर आप देखेंगे, और जो अप्रूव हुआ 1 से 2 दिन में, फिर उसके फर्स्ट लेवल अप्रूवर के बाद गया। तो उसके बाद आपको जो असाइनमेंट असाइन होता है उसमें पूरी डिटेल्स लिखी होती है, लाइक आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट डिटेल्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी होती है। अगर आप उसके साथ सही हो, मतलब कि वीज़ा आपका जो रहेगा 2 साल के लिए रहेगा या 1 साल के लिए रहेगा, तो वो सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई करनी होती है। अगर आप उन डिटेल्स को देखकर आपको लगता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता दूं इन्फोसिस फोक्स के लिए। हो सकता है कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो, ये शुरू के 1-2 स्टेप्स आपके लिए ना एप्लीकेबल हो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 5 की। देन सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अपन को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पर सबमिट करने होते हैं, लाइक एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, कस्टमर लेटर। कस्टमर जो लेटर होता है फ्रेंड्स, इन्फोसिस के पोर्टल में ऑलरेडी वहाँ पर होता है, तो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स पूछते हैं, वो अपन को फिल करके उसमें वापस से अपलोड करना पड़ता है। तो ये मेरा सारा प्रोसेस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया था, और जो 15 फरवरी को जाकर पूरा यहाँ तक मेरा खत्म हो गया था 5th पॉइंट तक। तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा प्रोसेस है, एक अप्रूवल आया, अप्रूव हो गया और आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लंबी प्रोसेस, अभी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर पॉइंट की। तो फिर इसके बाद ग्लोबल मोबिलिटी टीम के पास ये गया, और उसको हमारे यहाँ भी बोलते हैं ग्लोबल इमिग्रेशन टीम में। तो वो वीजा प्रोसेसिंग के लिए गया, 15 फरवरी को ही चला गया। अगर आप देखेंगे तो 5th नंबर पे जो पॉइंट्स था, डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने थे, और इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, 2 से 3 दिन का, तो उस वजह से भी मेरा डिले हो गया, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट में भी काफ़ी बिजी था, तो ये सब चीज़ें देख नहीं पा रहा था। तो ग्लोबल इमिग्रेशन टीम के पास प्रोसेसिंग के लिए गया, मेरा वीजा प्रोसेस के लिए, लाइक बजट अप्रूवल वगैरह उनको देखना पड़ता है कि आपके लिए आप जा तो रहे हो, बजट है कंपनी का नहीं, या फिर नहीं, या फिर आपके प्रोजेक्ट में इतना बजट अलोकेट किया गया है या फिर नहीं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपने अपलोड करे थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जनरली इन स्टेप्स में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारे दुनिया भर के अप्रूवल्स वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं, और केवल आपका बस वीजा प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो टीम के पास मतलब इतनी
बैंडविड्थ नहीं होती है कि आपका फ़ौरन कर दें, तो थोड़ा-सा 1 से 2 हफ्ते का यहाँ पर टाइम लगता है। तो समथिंग मैंने 5 दिन तक यहाँ पर वेट किया और मैंने देखा कि बजट अप्रूवल नहीं हुआ है, तो उसके बाद फिर मैंने उनको मेल किया और एंकर मतलब जो जिसको उसके ऊपर रिएक्ट करना था, लाइक अप्रूव करना था या फिर रिव्यू करना था। मैनेजर वगैरह को मैंने अपने सीसी में रखा, फिर फ़ॉलो अप मेल लिया, तब जाके एक अप्रूवल मेरा हुआ और वो हुआ 29 फरवरी को। तो आप देख सकते हैं पूरे-पूरे समथिंग 15 दिन लग गए इसमें। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, तो 29 फरवरी को ये मेरा अप्रूवल हो गया। तो उसके बाद कुछ और भी अप्रूवल्स होते हैं, लाइक लीगल वेरिफिकेशन वगैरह होता है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें। तो पूरा बैकग्राउंड चेक, एक-एक चीज़ें आपकी डिटेल्स पूरी खंगाली जाती है इंडिया में, ऐसा तो नहीं आप भाग रहे हो, कुछ और क्राइम वगैरह तो नहीं कर दिया, राइट? तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे वैलिडेट होती हैं, वो अपन को पता नहीं चलता है, लेकिन बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वेरिफाइड होती हैं। तो उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर जो था फ्रेंड्स, वो आ गया 1 मार्च 2024 को। मतलब समथिंग आप कह सकते हैं यहाँ पर मेरी हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो समथिंग 20 से 25 दिन लगे मेरे आधी प्रोसेस होने में वीज़ा की। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लूँगा आपका। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यूके में अगर आप आते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट लेना पड़ता है टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का, क्योंकि यूके सब कुछ बियर कर सकता है, मतलब टीबी पेशेंट्स को अलाउड नहीं करता है, और टीबी पेशेंट्स अ, बियर नहीं कर सकते वो लोग, है ना? तो जैसे ही मेरा सीओएस डॉक्यूमेंट आ गया, उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट लिया और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको डिटेल्स मिल जाती हैं कंपनी के पोर्टल पे कि कौन-कौन से हॉस्पिटल से आप टीबी टेस्ट करा सकते हैं, कौन-कौन से एफ़िलिएट हैं। तो वहाँ पर जाके अपना अपॉइंटमेंट आपको बुक करना होता है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं और फिर अपना टेस्ट वहाँ पर करा सकते हैं। तो मैं अपॉइंटमेंट के लिए 5 मार्च को गया था, तो मेरी रिपोर्ट मुझे सेम डे पर ही मिल गई, 1 से 2 घंटे के बाद, और नॉर्मल ही रिपोर्ट थी मेरी, उसमें कुछ ऐसा-वैसा नहीं निकला था। तो उसके बाद मेरी वीज़ा स्टैम्पिंग प्रोसेस जो इन्फोसिस में हुई, वो स्टार्ट हो गई 4 मार्च को, और 6 मार्च को मैंने ग्लोबल मोबिलिटी टीम से कनेक्ट किया, इमाइग्रेशन टीम से। तो मुझे पता लगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट कोड है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो गलत मैप हो गया है, ठीक है? लेकिन ये मुझे तब पता चला जब मेरा वीज़ा का आधा प्रोसेस हो गया था, अब मेरा वीज़ा स्टैम्पिंग का दूसरा प्रोसेस होना था। तो इन्फोसिस में क्या होता है कि 2 आपके पूरा अप्रूवल लाइफ साइकल्स, और मतलब 2 सेम लाइफ साइकल्स उसमें चलती हैं। तो पहला एक कंप्लीट हो जाएगा आपका वीज़ा से रिलेटेड, और जब तक आपका सीओएस नहीं आता, सीओएस आ गया, आपने टीवी टेस्ट ले लिया, फिर से आपको इनिशिएट करना पड़ता है स्टैम्पिंग प्रोसेस के लिए। तो वहाँ पर देखा मैंने कि मेरा प्रोजेक्ट कोड गलत मैप है। प्रोजेक्ट कोड से मतलब ये होता है कि आपकी जो बिलेबिलिटी रहेगी ऑन साइट की, या फिर आपका जो वीज़ा कॉस्ट वगैरह रहेगी, वो कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगी। तो वो मेरा प्रोजेक्ट गलत था जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। मैंने मैनेजर से कनेक्ट किया और उसको सही किया। तो अगर आप देखेंगे तो 4 मार्च को मेरा इनिशिएट हुआ था और मैंने 6 मार्च को चेक किया कि मेरा प्रोजेक्ट कोड गलत है। तो केवल 2 दिन का ही फ़र्क हुआ और ज़्यादा मेरी प्रोसेस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुई। तो मैंने इसको रीइनिशिएट करने के लिए मेल डाला और मेरी रीइनिशिएट हुई 6 तारीख को ही, और बजट अप्रूवल वगैरह फिर से अगेन सब कुछ होना था, जैसे मैंने बताया कि सेम प्रोसेस होगी और 2 बार होगी। तो बजट अप्रूवल मेरा 8 को हो गया था, तो मेरा ज़्यादा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ अगर आप देखेंगे 2 दिन का। तो ये सारी डिटेल्स आपको पहले से ही वेरीफ़ाई कर लेनी है कि आपकी सारी डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग, आपका प्रोजेक्ट कोड वगैरह सब कुछ सही से मैप है या फिर नहीं। या फिर हो सकता है कि आप प्रोसेस में काफ़ी आगे बढ़ गए और आपको फिर बाद में जाके रियलाइज़ हुआ। तो जनरली इतना इश्यू नहीं होता अगर प्रोजेक्ट कोड गलत भी मैप हो, लेकिन फिर भी अगर प्रोजेक्ट के पास उतना, जिस प्रोजेक्ट कोड में आपका यहाँ पे वीज़ा स्टैम्पिंग प्रोसेस हो रही है, अगर उसमें इतना बजट नहीं है, अगर आप वो उन्होंने अप्रूव नहीं किया, तो आपको फिर से रीइनिशिएट करना पड़ेगा, तो पूरी प्रोसेस शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रीइनिशिएट किया और वो 8 मार्च को मेरा यहाँ पर हो गया। आफ्टर दैट आई गॉट एन ऑप्शन टू सबमिट माय डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद मुझे एक ऑप्शन आया है, जिसमें मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो मेरी आई थी टीबी टेस्ट की, और वीज़ा वगैरह। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अपन को भरना होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम टेकिंग है। मतलब हो सकता है कि आप दिन भर बैठ के भरते रहें उसको, क्योंकि काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स उसमें आपसे ली जाती हैं, और हो सकता है कि एक बार में जो आप डिटेल्स भरें वो सही ना हो, तो फिर से आपके पास आ जाए वो रिवर्ट आपको कर देंगे, फिर से ये वाली चीज़ सुधारिए, वो वाली चीज़ सुधारिए, ये आपने भरी नहीं, ये सही नहीं भरी। तो डिटेल्स आपकी जो होनी चाहिए एक्यूरेट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और अपने जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो नेम है, हर एक जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पासपोर्ट पे कुछ और है, आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर कोई और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, आपके जो ऑथेंटिक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स हैं, उनके ऊपर आपका डिटेल्स या फिर कुछ और भी है। तो ऐसा ना करिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ भी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें मिसमैच हो रही है आपकी डिटेल्स, लाइक आपका नेम, आपका डीओई वगैरह, तो उनमें सुधार आप करवा लीजिए बिफोर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा।
तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देन नीड टू फिल वीजा फॉर्म, आपको वीजा फॉर्म भरना पड़ता है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। और मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पे लेमन लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म है, नीड टू फिल डिटेल्स वेरी केयरफुली, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ डिटेल्स लाइक आपका डीओबी क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आप प्रेजेंट एड्रेस पे कब से रह रहे हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपसे ली जाती है। तो everything should be correct like passport related details and other things as well, required information of your parents as well, आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन लगती है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, उनका डीओबी क्या है, कहाँ रहते हैं वो, ये दुनिया भर की सी चीजें उसमें लगती हैं। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, ये वीजा एप्लीकेशन आप फॉर्म भर देंगे और उसके बाद एक पासवर्ड जनरेट होगा, वो आपको शेयर करना पड़ेगा वीजा टीम के साथ। और फिर वो रिव्यू करेंगे आपका फॉर्म, और वो पासवर्ड भी आपको शेयर करना पड़ता है, तो वो पासवर्ड के साथ वो लॉग इन करेंगे आपके वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। और फिर वो रिव्यू करेंगे कुछ, और उनको लगता है कि अगर कुछ गलतियां तो वो आपको रिवर्ट करेंगे और आपको वो फिर से फिलअप करके फिर से सबमिट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने अपना वीजा फॉर्म 8 मार्च को भरा, ऑन द सेम डे व्हेन माय वीजा स्टैंपिंग बजट अप्रूवल डन एट इन्फोसिस। तो मेरा स्टैंपिंग का प्रोसेस फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था 6 मार्च को, जो कि हुआ था पहले 4 मार्च को, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी है, तो मैंने 6 मार्च को रीइनिशिएट किया, 8 मार्च को बजट अप्रूवल हो गया, 8 मार्च को ही मैंने अपना वीजा फॉर्म भर दिया। तो मेरा वीजा फॉर्म हो गया इन्फोसिस में वेरीफाइड 13 मार्च को, मतलब 5 से 6 दिन का टाइम लगा। आफ्टर दैट वी नीड टू टेक अपॉइंटमेंट फॉर द स्टैंपिंग फ्रॉम द वीएफएस ऑफिस। तो फिर उसके बाद आपको वीएफएस ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपना वीजा स्टैंपिंग वगैरह के लिए। तो मैं पुणे में रह रहा था, तो पुणे में ऑफिस है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी सारी प्रोसेस यहाँ पे 13 को हो गई थी, अगर आप देखेंगे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह। लेकिन जो मैंने अपॉइंटमेंट लिया था फ्रेंड्स, वो लिया था 19 तारीख का वीएफएस ऑफिस से, क्योंकि 4-5 दिन का गैप मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो, आप उसमें पेमेंट वगैरह करते हो, इसके बाद एक पीडीएफ जनरेट होता है, वो आपको शेयर करना पड़ता है अपने इंटरनल टीम ग्लोमो टीम से। फिर वो उसके बेसिस पे 2 से 3 डॉक्यूमेंट वो लोग अपन को जनरेट करते हैं, जो कि आपको स्टैंपिंग के टाइम पे आपको लेके जाने पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स जनरेट होने में भी 2 से 3 दिन का टीम टाइम लेती है, क्योंकि उनके पास, मैंने आपको बताया कि आपके लिए बस नहीं बैठे हैं, आपका बस वीज़ा इनिशिएट नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अपन को पता नहीं चलता, हज़ारों लोगों का काम करते हैं वो डेली बेसिस पे, है ना। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जनरेट होने थे, इसलिए उन्होंने भी बोला था 2 से 3 दिन के बाद ही आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, लेकिन मैंने 19 का लिया था, क्योंकि मुझे भी अपना टाइम सेटल करना था कि मेरे पास टाइम है जाने के लिए या फिर नहीं। तो सुबह 8 बजे का मैंने अपॉइंटमेंट लिया था शायद, देखते हैं अगर मैंने आगे डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मैं वीएफएस ऑफिस जो चला गया था फ्रेंड्स, 30 मिनट पहले चला गया था, मेरा 8 बजे का ही टाइम था, मुझे याद है अच्छे से। तो मैं समथिंग 6, 6:15 बजे अपने घर से निकल गया था, क्योंकि 30 किलोमीटर के आसपास मुझे जाना था वीएफएस ऑफिस, जो मेरा जो अपॉइंटमेंट था। ठीक है, तो वहाँ पे 30 मिनट पहले मैं पहुँच गया, अगर आप 10-15 मिनट पहले भी पहुँच गए दैट्स टोटली फाइन। तो वहाँ पे जाके मैंने 20-25 मिनट वेट किया था, तो 10 मिनट पहले ही क्यू चालू हुआ था, उसमें जाके मैं खड़ा हो गया। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेके जाने, तो प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया था बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का, एक्स्ट्रा में भी रख लिए थे कि भाई कोई गड़बड़ ना हो, कुछ इधर उधर ना हो जाए, तो कोई मिस ना हो जाए फालतू के लिए। तो मैंने बहुत सारे निकाल लिए थे, लेकिन ये मैंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे। तो ये वाले भी अगर आप लेके जाते हैं तो इससे आपका काम हो जाएगा, इतने भी नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी ये मैंडेटरी है, मैं एक बार कहूँगा। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो 12 से 15 पेज का होता है, वो आपको लेके जाना है उसका प्रिंट आउट, लेकिन उसमें से कोई 1 या 2 पेज ही वो लेते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाएं और उसको लेके जाएं। उसके बाद आपको टीबी टेस्ट रिपोर्ट ले जानी है, उसका फोटोकॉपी ले जाना है, जेरॉक्स, और ओरिजिनल भी ले जाना है। ओरिजिनल ले जाना जरूरी है, उन्होंने मुझसे ओरिजिनल मांगा था और मेरा चेक भी वहाँ पर किया था सही है या फिर नहीं। एक चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा ग्लोमो पोर्टल पे, इन्फोसिस के ग्लोमो पोर्टल पे, जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद वो जनरेट होता है। उसके बाद आपको पासपोर्ट ले जाना है, पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी। तो ओरिजिनल आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, वो आपको बाद में मिलेगा स्टैंपिंग के बाद। ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, लाइक ओरिजिनल में आपका एक पासपोर्ट तो हो ही गया, लेकिन उसके अलावा भी आपको लेके जाना है लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर चल सकता है, और अपॉइंटमेंट लेटर जो आपने बुक किया है बीएफएस का, ठीक है, वो भी आपको लेके जाना है। ठीक है, तो इट टुक ओनली मी 30 मिनट्स, क्योंकि मैं सबसे पहले ही क्यू में था, क्योंकि सुबह का अपॉइंटमेंट था तो इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो सबसे पहले लाइन में मैं ही खड़ा था। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे मुझे पूरी डिटेल्स में, पूरी प्रोसेस के दौरान मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, मेरी कंफर्म करें डिटेल्स, और वो डिटेल्स जो कंफर्म करेंगे आपको पासपोर्ट दिखाएंगे वो लेके, कि आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है एक एक चीज़, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं आपकी स्पेलिंग के रिगार्डिंग, आपकी डीओबी के रिगार्डिंग, आपके पासपोर्ट नंबर के रिगार्डिंग। तो वो
जो भी बोलेंगे आपसे पढ़वाएंगे, आपसे ही कंफर्मेशन लेंगे। तो मेक श्योर यू आर रीडिंग इट करेक्टली और वेरीफाइंग योर डिटेल्स करेक्टली। वो कंप्यूटर में देख के बोलेंगे कि हम ये वाली डिटेल्स फीड कर रहे हैं, तो आपको बहुत केयरफुल होकर एक एक चीज आपको चेक करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे एक सिम कार्ड मिलेगा, मुझे भी मिला था लिबारा का। तो वो आप यूके में आके यूज कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, वो आप वहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बायोमेट्रिक डिटेल्स वगैरह आपकी ली जाएंगी, लाइक फिंगरप्रिंट एंड फोटो आपकी क्लिक होगी। ये थोड़ा सा प्रोसेस था जिसमें 25 से 30 मिनट मेरा लगा टोटल। और उसके बाद मेरा हो गया प्रोसेस। और 23 मार्च को अगर आप देखेंगे तो 19 मार्च को मैंने अपॉइंटमेंट लिया, और 4 दिन के अंदर ही मेरा अटेस्टेड वीजा मेरे जो मैंने एड्रेस दिया था पुणे का वहाँ पे आ गया था। तो वो बोलते हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, कम से कम तो नहीं, मतलब 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। क्योंकि वो बफर लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा बफर लेके बताते हैं टाइम। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, कई बार अटक जाता है, कोरियर में अटक गया, पार्सल में अटक गया, एक साथ बहुत सारे लोगों की वीजा प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो पाया, कुछ आपकी बैकग्राउंड डिटेल्स में अटक गया, तो इसलिए वो मैक्सिमम टाइम बताते हैं आपको, क्योंकि 15 से 20 दिन का लगेगा, लेकिन जनरली विद इन अ वीक ये आपका आ जाता है। ठीक है, तो मेरा भी यहाँ पे 23 तारीख को आ गया था, अगर आप देखेंगे वीजा। और जो मैं गया था बीएफएस वो गया था फ्रेंड्स, वो 19 तारीख को गया था। उसके बाद मुझे अपना वीजा और बीआरबी एंट्रेंस क्लियरेंस जो डॉक्यूमेंट था, जो मुझे ईमेल में आया था पीडीएफ में, वो अपन को ग्लोमो टीम को यहाँ पर सेंड करना पड़ता है। वो मैंने उनको सेंड किया। फिर मेरी ग्लोमो जो टीम थी, मतलब जो इन्फोसिस की ग्लोमो ग्लोबल मोबिलिटी टीम थी, उन्होंने भी उसको अप्रूव किया, प्रोसेस गेट अप्रूव आफ्टर अ वीक। एंड जो एंकर थे, एंकर मतलब जिनको वो रिएक्ट करना था उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजे थे, वो 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ ऑफिस थे। तो जैसे वो ऑफिस आए, तो 1 अप्रैल को वो मेरा यहाँ पर अप्रूव हो गया। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आई ट्रेवल जो पोर्टल होता है इन्फोसिस का, उसके ऊपर मैंने रिक्वेस्ट किया टिकट्स के लिए एंड कैब के लिए। तो टिकट्स मुझे पता चले कि पुणे से कोई भी मेरी फ्लाइट नहीं है, मुझे नहीं मिल सकती यूके की, तो वो थी मुंबई से। तो मैंने कैब के लिए भी रिक्वेस्ट किया था कि पुणे टू मुंबई मुझे कैब चाहिए। वो भी, वो सारे अप्रूवल्स आपके मैनेजर के पास जाते हैं। और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं ट्रैवल के लिए, मतलब टिकट्स वगैरह के लिए, तो कुछ टीम आपको ऑप्शन देती है कि दीज आर द टिकट्स। और सबसे पहले आपको उनको डेट बतानी पड़ती है कि आपको किस डेट को जाना है। तो उसके रिगार्डिंग आपको अपने मैनेजर से कनेक्ट करना पड़ता है। मैंने अपने मैनेजर से कनेक्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि 27-28 वाले वीकेंड में आप जाइए, 27 से 28 अप्रैल वाले में। तो वो मैंने अपने ग्लोमो टीम को दिया, ट्रैवल रिक्वेस्ट टीम को, उन्होंने मुझे टिकट्स के ऑप्शन दिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, तो उसको ही मुझे चूज करना था। तो मेरी जो टिकट्स थी फ्रेंड्स थी, वो थी टर्किश एयरलाइन फ्रॉम मुंबई टू इस्तांबुल, देन इस्तांबुल से मैनचेस्टर। तो वाया इस्तांबुल में यहाँ पर आया हूँ, 28 को निकला था और 28 को यहाँ पे लैंड कर गया था। तो ये ओवरऑल प्रोसेस थी फ्रेंड्स पूरी वीजा की। आप किसी भी आईटी कंपनी में काम करते हो तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सेम प्रोसेस होगी आपके यहाँ भी। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर पूरी एग्जैक्ट एंड टू एंड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर मेंशन करी हुई है आपको इन्फोसिस फोक्स के लिए। तो आई होप यहाँ से फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, अगर आप भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और मेनली फॉर यूके। तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए, तो पासपोर्ट जो है आपका वैलिड होना चाहिए मिनिमम फॉर 180 डेज। जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से कम 180 डेज के लिए वो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। जो आपका कंपनी का पोर्टल होता है, मेक श्योर करेंगे कि उसमें आपके सारे वैलिड और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड हो, लाइक आपका पासपोर्ट वगैरह उसमें ऑलरेडी अपलोड होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके आईडी प्रूफ वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह, सारी डिटेल्स आपकी वहाँ पे फिल आउट होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब वीजा आ जाता है तो उसके बाद आपको ट्रैवल करना ही पड़ता है विद इन 90 डेज, एल्स इट विल एक्सपायर, और आपको फिर से पूरी प्रोसेस अगेन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैं ले गया था वीएफएस ऑफिस, वो मैं यहाँ पे लिख दिए हैं। लाइक मैं अपने 2 डॉक्यूमेंट्स ले गया था जो ग्लोमो टीम ने मुझे शेयर करे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे अपॉइंटमेंट आप लेते हैं, एक पीडीएफ आता है, पीडीएफ आप ग्लोमो टीम के साथ शेयर करते हैं। फिर वहां से 2 आपको डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो आपको ले जाने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स ले गया था मैं, पासपोर्ट ले गया था, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप ले गया था। चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं वो अप्रूव होता है, तो एक चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट भी आता है, वो भी आपको ले जाना पड़ता है, और एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ले जाए। वीजा फी पेमेंट रिसीट, तो जो जिससे आपने वीजा का पेमेंट किया, 1800 रुपये के आसपास लगते हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा है। तो वो एक रिसीट आती है, वो भी आपको ले जाना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेटर भी ले जाना पड़ता है वीएफएस का। मैं अपनी डिग्री भी लेके गया था, 10th की, 12th की, और अपना कॉलेज का भी, मतलब बैचलर डिग्री भी लेके वहाँ पे गया था। मैं अपना डोमिसाइल भी ले गया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक दो डॉक्यूमेंट और ले गया था। तो मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, मतलब मेरे ख्याल से। और मैं एक्स्ट्रा ही डॉक्यूमेंट लेके गया था। लेकिन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है जो आपको ले जाने चाहिए।
तो ये पूरी प्रोसेस थी फ्रेंड्स, एंड टू एंड। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।